ऐसे ही का नाम ये कंबोजवाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज हम आते हैं आपके पास आपकी जेब से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी, उन खबरों का हमारे और आपके जीवन पर किस तरीके का असर पड़ेगा इसका विश्लेषण करने के लिए। और अंशुमान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रहेंगी जिन पर आज हम विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात होगी मॉनसून की। जी हाँ, ये कैसा मॉनसून है। या तो कई इलाकों में बारिश हो नहीं रही थी, जब हुई तो ऐसी ताबड़तोड़ हुई कि उसका लाभ होगा या नुकसान, इस पर हम करेंगे विस्तार पूर्वक चर्चा। बुरी फुर्सी है इन्फोसिस, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, एक गंभीर आरोप लगा हुआ है। क्या है वो आरोप, डिटेल में बातचीत करेंगे। टोयोटा पर फिर लगा है दाग। जी हाँ, नए मॉडल्स को लेकर के एक बड़े आरोप लगे हैं। क्या कुछ वो दाग हैं, हम बताएंगे आपको विस्तार पूर्वक। डिजिटल पेमेंट के लिए आएंगे नए नियम। क्या होंगे वो नए नियम, डिटेल में होगी बातचीत। सरकारी बैंकों में भी लग गई है सेंध। क्या है सहकारी बैंकों की जुड़ी हुई नई खबर, बताएंगे डिटेल में आपको। और बाजार के लिए सबसे अच्छी खबर, जी हाँ, 25,000 के ऊपर निफ्टी। और नई खबर क्या है अच्छी, इस पर भी करेंगे विस्तार पूर्वक बातचीत। बुधवार और गुरुवार को उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में हुई भारी बरसात की वजह से सब्जियों की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से सब्जियों के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। खासतौर से टमाटर की कीमतें फिर से बढ़ने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली में टमाटर का औसत भाव 70 रुपये किलो और देश भर में औसत भाव 60 रुपये प्रति किलो चल रहा है। सर, मानसून की जो नई तस्वीर से महंगाई को लेकर के अब क्या तस्वीर सामने नजर आ रही है? विपुल जी, मानसून की तस्वीर खासी उलझ गई है। अगर हम करीब से देखें तो देश की करीब 25% हिस्से में अभी भी रेनफॉल डेफिसिट दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे पास जो सुर्खियां हैं आसपास दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, वो भारी से बहुत भारी बारिश की हैं। और खासतौर से उत्तर भारत के शहरों में जिस रफ्तार से, जिस तेजी से बारिश हुई है, उससे शहरों का पूरा ढांचा अस्त व्यस्त हो गया है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इस तरीके की बरसातें या इस तरीके का रेन हमेशा चुनौती बनता है, और वही हमें दिखाई दे रहा है। जो शॉर्ट सप्लाई है, जो सीमित सप्लाई वाली चीजें हैं, सब्जियां, उनकी महंगाई का नया दौर आ रहा है। हमें पता है कि पिछले 3-4 महीनों से वेजिटेबल की इन्फ्लेशन सरकार के लिए और रिजर्व बैंक के लिए चुनौती बनी हुई है। और इस बारिश के कारण प्रमुख शहरों में और आसपास की मंडियों में सब्जियों की सप्लाई प्रभावित होने का खतरा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्से को देखें, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रेनफॉल डेफिसिट दिखाई दे रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण ढंग से ये इन एरिया में खरीफ की फसल के लिए बारिश का इंतजार किया जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी रेनफॉल डेफिसिट है। हालांकि हिमाचल में अब आज की और 1-2 दिन की बारिश से थोड़ी रिकवरी की उम्मीद है। तो खरीफ प्रभावित इलाकों में, खरीफ की जो खेती वाले इलाके हैं, वो अभी प्रभावित हैं कम बारिश से, और जिसका असर हमें आने वाले समय में खाद्य महंगाई के असंतुलन पर दिखेगा। जी, तो फिलहाल खाद्य महंगाई से फिलहाल निजात मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देश की दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस पर टैक्स चोरी का बड़ा आरोप लगा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई ने इन्फोसिस पर 32,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाया है और टैक्स भरपाई के लिए नोटिस भेजा है। कंपनी पर 2017 से 2022 के दौरान टैक्स चोरी का आरोप लगा है। इन्फोसिस ने डीजीजीआई की तरफ से मिले नोटिस की पुष्टि भी की है, लेकिन कहा है कि उसने सभी जीएसटी नियमों का पालन करते हुए पूरा टैक्स भरा है। अब यहाँ पर सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि पूरा मामला ये किस तरीके का निकल के आ रहा है? बड़ी देनदारी निकली है जीएसटी की, 32,000 करोड़ रुपए की विपुल। और इसका असर मार्केट में कंपनी के स्टॉक पर भी दिखाई देगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए बड़ी देनदारी है। हुआ यह है कि जीएसटी प्रशासन ने ये पाया है कि इन्फोसिस ने अपनी ओवरसीज ब्रांचेस से जो सर्विसेज इंपोर्ट की थी, जो आयात की थी, उन पर आईजीएसटी का भुगतान नहीं किया है। ये आईजीएसटी का भुगतान उन सेवाओं पर किया जाता है जिन्हें कोई कंपनी बाहर से आयात करती है। विवाद कुछ इस तरीके का है कि इन्फोसिस का कहना यह है कि ये उसकी अपनी शाखाएं थी और इसलिए उन शाखाओं से सर्विस ली गई थी, जिस पर यह देनदारी नहीं बनती है, और किसी भी इंडियन एंटिटी की बाहरी शाखाओं से ली हुई सेवाएं जीएसटी के दायरे में नहीं आती। जीएसटी प्रशासन का मानना है कि ये उन सामान्य सेवाओं की प्रक्रिया है और इसमें में जीएसटी की देनदारी निकलती है, और इसलिए 32,403 करोड़ रुपए का
का नोटिस इन्फोसिस को भेजा गया है। बाजार में आज इस स्टॉक का क्या होगा, इस पर विपुल जी की निगाह रहेगी। बिल्कुल। और दबाव शुरुआती सत्र में ही हमने देखा कि आज देखने को मिल रहा था, इन्फोसिस के शेयर में करीब 1% के आसपास की गिरावट थी। अब देखना ये है कि आगे किस तरीके के पूरा मामला जो है सामने निकल करके आता है। मोजाम्बिक से तुअर का आयात फिर से शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोजाम्बिक में एक भारत विरोधी गुट की वजह से दाल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन विदेश मंत्रालय की मध्यस्थता के बाद मामले का हल निकाला गया है, जिसके बाद वहां से तुअर का आयात शुरू हो गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि करीब 35,000 टन तुअर के साथ 1400 कंटेनर भारत के लिए निकल चुके हैं। सर, मोजाम्बिक से पूरा कंट्रोवर्सी, पूरा विवाद था क्या? मोजाम्बिक से तुअर के आयात को लेकर पिछले 3-4 महीनों से लगातार खींचतान चल रही है। हम इससे पहले भी मनी सेंट्रल में बताते रहे कि मोजाम्बिक के व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे। कुछ वहां के ग्रुप हैं जिन्होंने भारत को निर्यात करने का विरोध किया था, और इसलिए भारत में तुअर की सप्लाई रुक गई थी। मोजाम्बिक भारत के लिए सबसे बड़ा स्रोत है तुअर के इंपोर्ट का, क्योंकि अब अगर आप आंकड़े देखें तो 2023-24 में भारत ने करीब करीब 7.71 लाख टन तुअर का इंपोर्ट किया था, जिसकी 1/3 मोजाम्बिक से आई थी। 2.64 लाख टन के आसपास का इंपोर्ट मोजाम्बिक से हुआ था। और इससे पिछले साल और ज्यादा तुअर का इंपोर्ट मोजाम्बिक से हुआ था, करीब 4.6 लाख टन हुआ था। तो भारत के लिए ये सप्लाई चेन रुकना दाल की कीमतों में बढ़ोतरी की बड़ी वजह बन गया था, और किसी तरह से ये मामला सुलझा लिया गया है। और उम्मीद है कि तुअर की जो नई खेप बाजार में आएगी वो दालों की महंगाई को कम करने में मदद करेगी। हालांकि खरीफ की फसलों में दालों का उत्पादन प्रमुख तौर पर होता है, क्योंकि खरीफ की में दलहन एक प्रमुख फसल है, और उसके बाद भी दालों की बाजार में आपूर्ति बराबर कम बनी हुई है। इसे लेकर दालों की महंगाई आने वाले समय में चुनौती रहेगी। जी। इस बीच जापान की प्रमुख ऑटो कंपनी टोयोटा ने नए मॉडल्स के लिए सर्टिफिकेशन टेस्ट में धोखाधड़ी करने की बात स्वीकारी है। कंपनी ने पहले बताई गई संख्या के मुकाबले अब और ज़्यादा मामलों का खुलासा किया है। अपनी नई रिपोर्ट में टोयोटा मोटर कॉर्प ने कहा है कि वो सेडान, कैमरी और एसयूवी RV4 सहित 7 मॉडल के लिए सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए में उसने चीटिंग की है। झूठे परीक्षणों में पैदल यात्री सुरक्षा, साइड टक्कर और स्टीयरिंग इम्पैक्ट शामिल है। सर, ये पूरा टोयोटा का जो पूरा मामला है, किस तरह की धोखेधड़ी का मामला निकल के आ रहा है? टोयोटा अपने काम काज के लिए विख्यात से ज्यादा कुख्यात हो रही है। नया मामला है। एक और मामला है जिसमें टोयोटा ने के वाहनों में कई सारे जो फीचर्स लगाए गए थे, जिन पर गलत सर्टिफिकेशन हासिल किया गया है। जापान में टोयोटा की साख, और पूरी दुनिया में टोयोटा की साख को लगातार दाग लगते रहे हैं, क्योंकि टोयोटा को कई बार अपनी सूचनाएं छिपाने के लिए, कारों में के सिस्टम्स में गलत जानकारियां देने के लिए बार बार दंडित भी किया गया है, और कंपनी को अपनी गाड़ियां वापस भी लेनी पड़ी हैं। हालांकि टोयोटा अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मेकर है। जो ताजे आंकड़े थे उस हिसाब से वॉक्सवैगन जो दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है उससे काफी आगे है। लेकिन टोयोटा के कंपनी के कामकाज को लेकर और कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। पिछले साल में भी टोयोटा को अपनी डीजल कारों के सर्टिफिकेशंस को लेकर सवालों का मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और इसमें कई मॉडल वापस लेने पड़े थे। जी। इस बीच बीते करीब 2 साल से ऊपरी स्तर पर बने रहने के बाद बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में कुछ नरमी आई है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि जून के अंत में बैंकों की नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ 13.9% रही है। पिछले साल जून अंत में ये ग्रोथ 16.3% हुआ करती थी। सर्विस सेक्टर के लिए क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल के 26.8% के मुकाबले इस साल जून अंत में 15.1% रही है। इसी तरह पर्सनल लोन सेगमेंट में ये ग्रोथ जून अंत में 16.6% दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल जून अंत में 21.3% थी। हालांकि हाउसिंग और गोल्ड लोन की ग्रोथ में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सर, क्या ये मान के चलें कि एक राहत की खबर है? कैसे देखें इसे आप? कर्ज की मांग घटना राहत की खबर नहीं होती, क्योंकि कर्ज की मांग घटने का मतलब है कि बाजार में औद्योगिक गतिविधियां या खर्च की गतिविधियों में कमी आ रही है। लेकिन अगर आप बैंकों के डिपॉजिट्स की रोशनी में देखें तो निश्चित तौर पर राहत की खबर है। और भारत के बैंक ऐसी अजीब परिस्थिति में फंस गए हैं कि उनका कोर बिजनेस जब क्रेडिट ग्रो करता है तो उन्हें अपने डिपॉजिट्स की चिंता होने लगती है। और इस दृष्टि से अगर देखें तो बैंकों को क्रेडिट की ग्रोथ रेट कम होने से या डिमांड कम होने से अपने डिपॉजिट्स को मैनेज करने में मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी पर्सनल लोन की ग्रोथ रेट 16% से ऊपर बनी हुई, जो काफी बड़ा ग्रोथ का नंबर है। हालांकि पिछले साल से कम हुई है। पिछले साल 21.3% थी। लेकिन फिर भी अभी पर्सनल लोन का नंबर
काफी बड़ा बना हुआ है। बैंकों की दुविधा यह है कि अगर वो कर्ज की मांग में गिरावट की प्रक्रिया को और ज्यादा बढ़ाएंगे और सपोर्ट करेंगे तो भविष्य में उनके मार्जिन्स पर असर पड़ेगा। जी, चलिए अब वक्त हो गया है आज की सबसे बड़ी खबर का। डिजिटल लेन देन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक कदम उठा सकता है। इस तरह के लेन देन को सुरक्षित करने के लिए रिजर्व बैंक ने एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि लेन देन के दौरान अतिरिक्त पासवर्ड, पिन नंबर, सॉफ्टवेयर टोकन या बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इन तरीकों से यूजर्स पहले ही परिचित हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आखिर में ये जो नया सिस्टम होगा ये काम कैसे करेगा। डिजिटल पेमेंट्स को लेकर रिजर्व बैंक की चिंता और चुनौतियां बढ़ रही हैं और इसलिए उसने एक नया प्रस्ताव जारी किया है, एक नया नया आर्किटेक्चर जारी किया है जिसे एडिशनल फैक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन कहा गया है पेमेंट्स को लेकर। यानी पेमेंट्स में सामान्य रूप से ऑथेंटिकेट कराने के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी, जिसमें एसएमएस बेस्ड ओटीपी जैसे सिस्टम थे, वो उन्हें उनके अलावा एक नई प्रक्रिया जोड़ी गई। हालांकि कोई नया फैक्टर अलग से नहीं बताया गया है, पर रिजर्व बैंक ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट्स में एक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन जरूर होना चाहिए जो सामान्य प्रक्रियाओं से अलग हो, जिससे कि किसी तरीके की धोखाधड़ी रोकी जा सके। अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो हमें पता है कि कई सारे उपभोक्ता पासवर्ड और पास फ्रेज या पिन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूजर्स सॉफ्टवेयर टोकन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग फिंगरप्रिंट या बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अब नई व्यवस्था के तहत आरबीआई इसमें एक नया और फैक्टर जोड़ेगा, ओटीपी भी हो सकता है, जिसे लेकर ये नया दस्तावेज जारी किया गया है बैंकों से चर्चा के लिए, और उसके बाद भारत में पेमेंट सिस्टम को चुस्त करने की नई व्यवस्था आएगी। जी, इस बीच टेक्नोलॉजी कंपनी सीएस टेक्नोलॉजी पर साइबर हमला होने से देश भर के लगभग 300 छोटे बैंकों के ग्राहकों को एटीएम से नकदी निकालने और यूपीआई का इस्तेमाल करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस तकनीकी समस्या का असर उन सहकारी बैंकों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों पर पड़ा है जो एसबीआई और टीसीएस के संयुक्त उद्यम सीएच पर पूरी तरीके से निर्भर थे। सर, सरकारी बैंक के साथ इस तरह का ये पहला मामला है, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट? ये भी कल का बड़ा घटनाक्रम था, कल रात का, और इस घटनाक्रम का असर हमको आज शेयर बाजार में भी टीसीएस पर भी शायद दिखाई देगा। टीसीएस की कंपनी है सीएच टेक्नोलॉजीज, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर देश के सारे कोऑपरेटिव बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को मैनेजमेंट सिस्टम देती है। और कल इस पर एक रैंसमवेयर अटैक हुआ जिसमें 150 से 200 के आसपास कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के कामकाज में पर असर पड़ा। और कल शाम को एनपीसीआई, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन है, उसे अचानक एक संदेश जारी करना पड़ा कि वो सीएच टेक्नोलॉजीज के पूरे सिस्टम को अब सिस्टम से अलग कर रही है, क्योंकि रिस्क ये था कि ये रैंसमवेयर अटैक इतना बड़ा था कि कोऑपरेटिव बैंक से इसका असर अन्य बैंकों पर और बैंकिंग सिस्टम्स पर भी जा सकता था। कोऑपरेटिव बैंक के नेटवर्क अब मुख्य बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये खतरा ज्यादा बड़ा है। पर पहली बार ऐसा नजर आया है जब सीएच के किसी सिस्टम पर के जरिए कोऑपरेटिव बैंक्स पर इस तरीके का हमला हुआ है, और अब इसकी समीक्षा चल रही है। जी, इस बीच प्रमुख कंप्यूटर चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने अपना घाटा कम करने के लिए चालू वित्त वर्ष में कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की योजना बनाई है। इंटेल इसी सप्ताह हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की घोषणा करेगी। इंटेल के पास अभी 1.10 यानी 1,10,000 कर्मचारी हैं। इससे पहले इंटेल ने अक्टूबर 2022 में भी 5% कर्मचारियों की छंटनी की थी। सर, कंपनी में इतनी बड़ी कटौती छंटनी क्यों हो रही है? इंटेल चिप बाजार की तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। चिप बाजार में अब नई कंपनियां उपलब्ध हैं, जिनसे एनवीडिया जैसी कंपनियां जो इंटेल को चुनौती दे रही हैं। एएमडी दूसरी कंपनी है जिससे इंटेल को चुनौती मिल रही है, क्योंकि चिप की पूरी तकनीक बदल रही है और अब नए इरा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के चिप्स की जरूरत है। और इसे देखते हुए इंटेल अपने पूरे कारोबार का पुनर्गठन कर रही है, और उस पुनर्गठन की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर छंटनी शुरू हो रही है। इसमें भारत की नौकरियां भी प्रभावित हो सकती हैं, खासतौर से बैंगलोर में जो इंटेल के केंद्र हैं, उन पर भी वहां भी नौकरियों में कटौती हो सकती है। इस बीच अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया और दरों को
5.25 से 5.5% पर स्थिर रखा है। हालांकि फेडरल रिजर्व ने ये संकेत भी दिए हैं कि सितंबर की पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। फेडरल रिजर्व ने यह भी बताया कि जब तक महंगाई घटने को लेकर के पूरा भरोसा नहीं आएगा तब तक ब्याज दर में कटौती से परहेज किया जाएगा। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने इस फैसले का असर दुनिया भर के बाजारों पर पड़ा है। सोने की कीमतों में जोरदार तेजी आई है और अमेरिकी डॉलर कुछ कमज़ोर पड़ा है। और साथ साथ आपको बता दें कि सर इस फैसले का भारत पर क्या असर हो सकता है। हालांकि भारतीय बाजार तो इससे काफ़ी खुश रहा और आज हमने निफ्टी को 25,000 के आंकड़े को पार करते हुए दिखा, लेकिन क्या उम्मीद करें कि अगर अमेरिका में ऐसा कोई फैसला होता है तो भारत में भी इस साल कटौती हो सकती है? देखिए, बाजार कल इस पॉलिसी से बहुत कुछ स्पष्ट नतीजे नहीं चाह रहा था, बल्कि एक डायरेक्शन चाह रहा था कि फेडरल रिजर्व किस तरह से भविष्य के ब्याज दरों को लेकर आने वाली तस्वीर का संकेत देते हैं। और फेडरल रिजर्व ने दोनों बातें कही। बाजार ने अपनी मतलब की बात पिक कर ली। फेडरल रिजर्व ने कहा कि सितंबर तक ब्याज दरों में कमी की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बाजार लगभग यही सुनना चाहता था, एक किस्म का संगीत था जिसे बाजार सुनना चाहता था, उसने सुना। और हमने देखा कि अमेरिकी शेयर बाजारों में भी तेजी आई और भारतीय शेयर बाजारों में भी तेजी दिखाई दी। पर उन्होंने इसके साथ एक कैवेट लगाया, क्वेश्चन लगाया कि 2% का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का, उसे कम वहां तक महंगाई को लाना जरूरी है, तभी ब्याज दरों में कटौती शुरू होगी। बाजार मान रहा है कि जिस तरह से अमेरिका की महंगाई दर स्थिर है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उससे अभी से लेकर अगले 2 महीने के भीतर ब्याज दरों में महंगाई में कमी आएगी। लेकिन सितंबर बिल्कुल करीब है, क्योंकि 1 महीने बाद ही हम अगली 1-2 महीने बाद हम इसकी कटौती देखेंगे। तो बाजार में अब इसका मोमेंटम बनने लगा है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का निवेश बढ़ने की उम्मीद है। इस उत्साह से भी बाजार में थोड़ी सक्रियता दिखाई दे रही है। भारतीय बाजार में अभी ऐसी स्थिति ब्याज दरों में कमी की संभावना बनती नहीं दिख रही, क्योंकि भारत की महंगाई दर काफी जटिल है। खाद्य महंगाई पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, 7% से ऊपर बनी हुई है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी को पॉज कर रखा है, रोक रखा है, लेकिन कटौती कितनी जल्दी होगी इसकी संभावना अभी नहीं दिख रही। बिल्कुल। और इस बीच महंगाई की वजह से अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने फिलहाल ब्याज दरों में कटौती नहीं की है और उधर महंगाई की वजह से जापान में ब्याज दर फिर से बढ़ गई है। इस साल जापान में दूसरी बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है और वहां पर ऐसा करीब 17 साल बाद हुआ है कि जापान के केंद्रीय बैंक को लगातार दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी हो। जापान में अब ब्याज दर बढ़कर के 0.25% हो गई है। सर, जापान तो नेगेटिव ब्याज दर के लिए माना जाता है, लेकिन अब वहाँ पर भी ब्याज दर बढ़ रही है। इसके पीछे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? और कल इस घटनाक्रम का दुनिया भर के बाजारों पर काफ़ी चर्चा रही इस पर। हाँ, क्योंकि जापान ने चौंकाया बाजार को। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले की तो उम्मीद थी, अपेक्षा थी, और बाजार उसके लिए तैयार था। पर जापान में बहुत तेजी से जापान ने पहले निगेटिव इंटरेस्ट रेट खत्म की लंबे अरसे के बाद, 2008 के बाद, और उसके बाद अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी, जो कि 0.25% है। 2008 के बाद जापान में ब्याज दर बढ़ी है। और इसकी वजह यह है कि जापान जिस महंगाई की उम्मीद कर रहा था वो महंगाई आई, और वो महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी, और जापान को अब उस महंगाई से डर लगने लगा है। जापान के जो महंगाई के ताजे आंकड़े हैं, 2024 के अंत तक संभावना है कि जापान में महंगाई की दर 2.5% के आसपास पहुंच जाएगी, और 2025 में 2% और 2026 में 2% रहेगी। खासतौर से खाद्य उत्पादों की कीमतें जापान में बढ़ रही हैं। इंपोर्ट महंगा हो रहा है क्योंकि एनर्जी और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, और इसे देखते हुए जापान को लंबे समय बाद महंगाई नियंत्रण करने के लिए ब्याज दरों में कमी करनी पड़ रही है। जापान की अर्थव्यवस्था अचानक उभरते एक नई तरीके की मुश्किल की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने के साथ जापान में ग्रोथ पर असर पड़ने की संभावना है। जी। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी की दर को हटाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने जैसा है। गडकरी ने कहा कि जो व्यक्ति परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं के जोखिम को कवर करता है, उससे बीमा कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर टैक्स नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगने से हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के विकास में बाधा खड़ी हो सकती है, जो कि सामाजिक रूप से बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर, गडकरी जी को चिट्ठी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या इसे शुद्ध राजनीतिक देखना जाना चाहिए, या इसके पीछे वाकई में आपको लगता है आर्थिक वजहें भी हैं? बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है, और चिट्ठी की भाषा भी बड़ी तीखी और स्पष्ट है। गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट में वित्त मंत्री के साथ बैठते हैं, अलग अलग
स्तर पर चर्चा भी हो सकती थी और जीएसटी में के इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता था। बजट से पहले जब कैबिनेट में संवाद हुए होंगे तब भी वो कह सकते थे, पर इस चिट्ठी के कई सारे मतलब, कई सारे मंतव्य निकाले जा रहे हैं राजनीतिक हलकों में कि सरकार में उच्च स्तर पर मंत्री बजट से और जीएसटी की प्रक्रिया से असहमत दिखाई दे रहे हैं। पर बिंदु जो उठाया गया वो काफी महत्वपूर्ण है और लोग इसके प्रति संवेदनशील हैं। भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में, बीएफएसआई सेक्टर में जीएसटी आने के बाद मल्टीपल लेयर की टैक्सेशन है। और अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखें तो कंपनियां भी टैक्स देती हैं, एजेंट अपने कमीशन पर भी टैक्स देते हैं, पॉलिसी बेचने पर भी टैक्स और प्रीमियम पर भी टैक्सेशन है। तो जीएसटी के कारण भारतीय टैक्स व्यवस्था में सुविधा हुई है या टैक्स व्यवस्था में से दबाव बढ़े हैं, ये एक विवाद का विषय और इसमें दोनों तरीके के पक्ष रहते हैं। पर इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स आमतौर पर जमाकर्ताओं के लिए, बचतकर्ताओं के लिए नकारात्मक है। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान रखना जरूरी है कि जब सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म करने की तरफ बढ़ रही है, जिसके संकेत केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए, वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए, उस स्थिति में बचतों पर टैक्स में छूट मिलना अब जरूरी हो गया है। अगर सरकार सीधे टैक्स में छूट नहीं देती तो कम से कम जीएसटी में कमी करे, जिससे कि लोग इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ प्रीमियम पर उनकी लागत कम हो सके। बिल्कुल, लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी आता है सर कि जीएसटी के टैक्स बोझ को लेकर के सरकार के अब अंदर से आवाज़ें जब उठने लगी हैं तो क्या इसमें बदलाव सामने नजर आ सकता है? इसको गंभीरता से लेगी सरकार? पता नहीं, क्योंकि सरकार की तरफ से इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जीएसटी में कुछ बड़े सुधार प्रस्तावित हैं, जीएसटी के ढांचे में का पुनर्गठन होना है, जीएसटी की एक स्लैब खत्म की जानी है, जीएसटी के दायरे में कच्चे तेल को लाया जाना है, 15% की एक नई मिडिल स्लैब लाई जानी है जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वाली स्लैब हो। और उस प्रक्रिया में जीएसटी को, इंश्योरेंस सेक्टर पर जीएसटी का बोझ कम करने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जरूरत बनती है। लेकिन सरकार ने अभी इसका कोई संकेत नहीं दिया है। पर यह मामला चूंकि अब केंद्रीय मंत्री की तरफ से और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की तरफ से उठाया गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब हम जीएसटी काउंसिल की बैठक देखें तो ये प्रस्ताव एजेंडे पर शामिल किया जाए। चलिए, तो इस पर रहेगी हमारी नज़र, लेकिन बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें बाकी हैं, फटाफट उन पर नजर डालते हैं हमारे खास सेगमेंट झटपट में। बायजूस ने बीसीसीआई के साथ विवाद को निपटाने के लिए समझौता किया है। समझौते के नियम और शर्तों के मुताबिक बायजूस 158 करोड़ रुपए का भुगतान बीसीसीआई को करेगी। पैसे का भुगतान 50-50 करोड़ रुपए की 2 किस्तों में किया जाएगा। बाकी रकम तीसरी किस्त में दी जाएगी। इस समझौते के बाद एनसीएलटी ने इस मामले में अपना फैसला टाल दिया है। जून के दौरान देश में कोर सेक्टर्स की ग्रोथ 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। जून में ग्रोथ सिर्फ 4% दर्ज की गई है। मई में यह दर 6.4% और पिछले साल जून के दौरान 8.4% हुआ करती थी। कोर सेक्टर की ग्रोथ में आई कमी का असर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ पर पड़ सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इन सेक्टर्स का योगदान 40% से ज़्यादा है। पिछले साल मई से बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट से बैंक ऑफ बड़ौदा ने 301 करोड़ रुपए की वसूली की है। सरकार के नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ने बैंक के लिए ये फंड जारी किया है। इस वसूली के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसा पहला बैंक बन गया है जिसने गो फर्स्ट से किसी तरह की रिकवरी की हो। गो फर्स्ट ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 550 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। सर, आपसे जानना चाहेंगे इन महत्वपूर्ण खबरों में से किसी पर आपकी टिप्पणी। विपुल जी, कोर सेक्टर के आंकड़े मैं करीब से देख रहा था, चौंकाने वाला आंकड़ा है। आमतौर पर इस तरीके का आंकड़ा आता नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो कोर सेक्टर में केवल विकास दर 4 महीने के निचले स्तर पर ही नहीं आ गई है, बल्कि 8 में से 5 सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन दिखने लगा है अचानक, जो बड़ी चौंकाने वाली बात है, जिसमें क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। ये ट्रेंड आने वाले समय में स्थायी होगा या मानसून के बाद इसमें रिकवरी आएगी, हमें देखना होगा। लेकिन कोर सेक्टर की ग्रोथ में तेज गिरावट औद्योगिक उत्पादन की तस्वीर को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ा रही है और अगली तिमाही इस मामले में काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जी अंशुमान सर, आज की चर्चा में आप जुड़े और तमाम महत्वपूर्ण खबरों का आपने जो विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के मनी सेंट्रल को अब यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन आप लोग लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरें, तमाम महत्वपूर्ण शोज हम लेकर के आते रहेंगे। और अगर तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमोद लाल है, जैसा ही रंगो रूप